एवरीवन, दिस इज रुपेश कुमार। आज हम लोग ड्यू मॉडर्न फिजिक्स का पेपर देखेंगे। आपको बताते चले कि जो मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन है उसमें सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स ही नहीं, उस मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स आता है, एटॉमिक फिजिक्स आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स आता है और जो हमारा जनरल और स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है वो भी आता है। तो आपको इन 4 टॉपिक के सवाल मिलेंगे। फिर से एक बार, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो जो हमारा पहला सवाल है क्वांटम मैकेनिक्स का है। इसमें ड्यू के प्रीवियस ईयर के मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन है। सीक्वेंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रखिएगा। ये जो नंबर आपको देख रहे होंगे इससे आप मतलब नहीं रखिएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन और उसके जस्ट बाद उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन किस ईयर का है इसको भी अरेंज करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए आप 2019 से 15 के ही बीच के सारे क्वेश्चन हैं। तो 15 से 19 का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ये फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव इन एक्स greater than equal to 0 or less than equal to infinity is described by the wave function psi x is equal to e का power minus x. Calculate the probability of finding the particle between x equal to 0 and x equal to ln2. तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टू 2019 का ये सवाल है, जो मिल जा रहा है उसको बता दे रहा हूँ। गिवन है वेव फंक्शन साई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो आपको बताते चले कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो इन जनरल होता है प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू लिमिट होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगर कुछ नहीं दिया है तो, और अगर दिया है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना लिमिट लेंगे हम। और उसके बाद होता है साई कंजुगेट इनटू साई dx। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो कई बार हम लोग साई कंजुगेट और साई को मिला के एक साथ अपन मॉड साई का स्क्वायर लिखते हैं। ऐसा तब लिखते हैं जब वेव फंक्शन में कोई भी इमेजिनरी पोर्शन या पार्ट अवेलेबल या प्रेजेंट नहीं हो। अगर आप सबसे पहले तो वेव फंक्शन को गौर करेंगे, अगर वेव फंक्शन में एक भी इमेजिनरी टर्म आयोटा कहीं पे दिख रहा है तो फिर अपन उसको प्रोबेबिलिटी में मॉड साई स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ये टर्म लिखेंगे साई कंजुगेट इनटू साई। इज इट क्लियर? चाहे वो एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो चाहे प्रोबेबिलिटी। लेकिन फिलहाल जो हमारा वेव फंक्शन है वो कंप्लीट रियल है, तो अपन मॉड साई का स्क्वायर dx लिखेंगे। देखिए हमने लिमिट फर्स्ट ही बार में ले लिया है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ln2। क्लियर है? अब इस साई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो e का पावर कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। स्क्वायर कितना हो जाएगा, e का पावर -2x dx। लिमिट है 0 से ln2। अंडरस्टूड है कि x पे लिमिट है। क्लियर है? अब e का पावर -2x का इंटीग्रेशन आप सबको आशा करता हूँ आता होगा। e का पावर -2x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है -2 इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो -2 लिमिट है 0 से ln2। अब देखिए ये -1/2 का हमने क्या किया, बाहर रख लिया और हमने जो लिमिट है उसको लिया है। एक बार अपर लिमिट लिया x के जगह, बीच में माइनस होता है, ये फार्मूला का माइनस है। और फिर एक बार x के जगह हमने लोअर लिमिट लिया, तो x के जगह एक बार ln2 लिया, x के जगह एक बार 0 लिया। आशा करता हूँ कि आप लिमिट लेने जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे जो आपको ये 2 दिख रहा है, उस 2 को हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर में ले गया, क्योंकि लॉग का ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर बाहर में कोई टर्म है उसको अंदर ले जा रहे हैं तो स्क्वायर में इसको ले लेता है। क्लियर है? तो 2 का स्क्वायर इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में 4 हो जाएगा। देखिए e का पावर -ln4 हो गया, और e का पावर -0 बच्चों कितना होता है, 1 होता है। e का पावर -0 1 कैसे होता है, क्योंकि आप e का पावर -0 को लिख सकते हैं 1/e का पावर 0, और किसी का भी पावर 0 होता है तो 1, 1/1 इज 1। इसको आगे देखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फिर से -ln4 को यहाँ पे देखिए ln1/4 कर लिया, ताकि ये जो माइनस है वो क्या हो जाए, हट जाए। तो उसके लिए हमने ln4 को 1/4 कर लिया और ये -1 रह गया अपना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल टू द पावर ln, एक्सपोनेंशियल टू द पावर ln, और उसका जो भी ये x है, अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ x रह जाता है, बाकी चला जाता है। तो e ln 1/4, अभी x के जगह 1/4 है तो ये सारा टर्म खत्म हो जाएगा, ये 1/4 बचेगा। देखिए 1/4 आ गया। ठीक है, और ये -1 का -1।
अब अपन देखिए इसको सिंपल एलसीएम लिए हैं और एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने के बाद 3/4 आ रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में 3/4 नहीं था, लेकिन उसके कोरस्पॉन्ड में एक ऑप्शन हमको दिख रहा था, दैट इज 3/2। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 3/4 होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन सही है। इसे आप एक बार चेक कर सकते हैं। थैंक यू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन ये क्वांटम मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है। कंसिडर ए पार्टिकल हुज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज साई एक्स इक्वल टू 2 अल्फा रूट अल्फा एक्स एक्सपोनेंशियल पावर। देखिए यहाँ पे माइनस अल्फा एक्स नहीं है, एक्सपोनेंशियल का पावर है माइनस ए एक्स, ध्यान रखिएगा। ई का पावर कितना है, माइनस ए एक्स है, ठीक है। और बाकी ये जो बाहर में कांस्टेंट अल्फा है, और एक्स इज ग्रेटर देन 0, और जब x लेस देन 0 है तब हमारा वेव फंक्शन भी कितना है, 0 है। खैर इससे कोई मतलब नहीं अपने को, जहाँ पे वेव फंक्शन 0 है वहाँ पे अपने को कुछ करना नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज पी एक्स इज इक्वल टू मॉड साई एक्स का स्क्वायर पिक। आपको बताते चले कि ये प्रोबेबिलिटी का इन्होंने फॉर्मूला लिखा है, पी एक्स इक्वल टू मॉड साई एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे फिर से एक बार मॉड साई एक्स का स्क्वायर लिखा है प्रोबेबिलिटी को। दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नॉट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ डी एक्स आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि आप देख पा रहे हैं वेव फंक्शन रियल है, उसमें कहीं पे इमेजिनरी टर्म आयोटा आपको नहीं दिख रहा होगा। तो साई कंजुगेट इनटू साई को डायरेक्ट अपन मोड साई का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टर्म, देखिए यहाँ पे अगर dx भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको ओनली प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, लेकिन dx नहीं है तो उसको सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये जो दिया है, पूछ रहा है कि ये कहाँ पे मैक्सिमम होगा, पार्टिकल का पाए जाने का कंडीशन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। तो बहुत सिंपल है कि अगर कोई भी टर्म आपको पूछ दे, याद रखिएगा इन जनरल, इसी क्वेश्चन में नहीं, कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा मिनिमम, तो अपन क्या करेंगे, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में, जिसका वैल्यू निकालना है, जैसे एक्स निकालना है तो इसको क्या करेंगे, dp/dx करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पी एक्स को, और 0 सेट कर देंगे। उसके बाद सॉल्व करने से जो एक्स का वैल्यू आएगा वही क्या होगा, अपन का आंसर होगा। तो आइए देखते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले पी एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मॉड साई एक्स स्क्वायर जैसा उसने भी डिफाइन किया था, हमने लिख लिया है। देखिए जैसे आप साई एक्स को स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, जो कांस्टेंट है बाहर में, जो कांस्टेंट है बाहर में वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, एक रूट अल्फा तो वो अल्फा हो गया, एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया, और ई का पावर माइनस ए एक्स का क्या बन गया, ई का पावर -2ax, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर। फॉर पी एक्स टू बी मैक्सिमम dp/dx मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख ले रहे हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले रहे हैं। देखिए 4 अल्फा स्क्वायर और अल्फा, ये तीन अल्फा स्क्वायर अल्फा मिल के अल्फा क्यू बन गया, तो 4 अल्फा क्यू कांस्टेंट है बाहर रख गया। और एक्स वाला टर्म कौन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक है ई का पावर -2x, दोनों में एक्स इन्वॉल्व है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। डिफ्रेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल क्या होता है बच्चों, एक बार किसी को भी रख लीजिए, किसी को भी सेकंड को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और बीच में प्लस होता है, फिर दूसरे को रखिए और दूसरे को कीजिए, मतलब समझ पा रहे हैं, यू को रखिए भी को कीजिए, भी को रखिए यू को कीजिए, ठीक है। तो अपन इसको यू मानते हैं और इसको भी मानते हैं। देखिए अपन, या फिर इसी को यू मान लीजिए, इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग भी को रख रहे हैं, देखिए ई का पावर -2x को हम रख रहे हैं और यू को कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x, बीच में प्लस हो गया। अब देखिए यू को रख रहे हैं एक्स स्क्वायर को और भी का कर रहे हैं ई का पावर -2x का, ई का पावर -2x ही होता है डिफ्रेंसिएशन। और फिर देखिए जो कोफिशिएंट है -2x, उसका जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2a बचेगा बच्चों, और एक्स क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा है, हम उसको भी कॉमन ले रहे हैं। देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, ये 4 अल्फा क्यू का 4 अल्फा क्यू, उसके बाद देखिए 2x कॉमन आ रहा है, 2x, और यहाँ से देखिए 2 और हमने यहाँ से एक x चुरा लिया, ठीक है, तो 2x कॉमन आ गया। साथ ही e का पावर -2x भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो देखिए उसको भी हमने ले लिया। तो बचा क्या, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। और देखिए यहाँ पे एक माइनस आपको दिख रहा होगा, माइनस इस प्लस को क्या बना दिया, देखिए बीच में यहाँ माइनस बना दिया, ठीक है। और इधर बचा क्या, यहाँ से सिर्फ एक x बचा और यहाँ से a बचा और यहाँ से एक x बचा। तो देखिए क्या हो गया, 1 - x से, और बाहर में ये सारा कॉमन आ चुका है बच्चों। इतना ये दिस इज इक्वल टू 0 है, तो सारा जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दीज टर्म्स आर नॉट इक्वल टू 0, हैंस these terms are not equal to 0, hence only 1 - x is equal to 0, ठीक है।
तो 1 माइनस एक्स से इक्वल टू 0 अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1 इक्वल टू एक्स इंटू ए, जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई ए, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, सी है, जिसमें आपको दिया था कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो भैया प्रोबेबिलिटी 1 बाई ए पे मैक्सिमम होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगा, 1 बाई ए पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल हुज वेव फंक्शन इज साई एक्स इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a² प्लस आई के एक्स। ये ई का पावर है, एक्सपोनेंशियल इतना मतलब ये ई का पूरा पावर में है ये टर्म। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वेव फंक्शन है इसमें आयोटा यहाँ पे मौजूद है, मतलब इसमें अपन डायरेक्ट साई एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना पड़ेगा। इसमें निकालने क्या बोला है, इस क्वेश्चन निकालने बोला है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालने बोला है। तो अपन सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला देखेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे। आइए देखते हैं। 2018 का आई थिंक क्वेश्चन है ये। देखिए वेव फंक्शन दिया है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है तो पी, जैसे मोमेंटम का निकालने बोला है, तो पी का जो एवरेज होगा, जो एक्सपेक्टेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए उसको ऐसे लिखते हैं साई पी साई डिवाइडेड बाय साई इंटू साई, ठीक है। इसी को ये कैट फॉर्म में है, इसी को इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो है ये साई ब्रा है, साई ब्रा को ही बोलते हैं साई कंजुगेट। ये पी का पी और ये देखिए साई कैट मतलब होता है वो नॉर्मल साई और डी एक्स। नीचे में देखिए साई ब्रा को क्या लिखेंगे साई कंजुगेट, और ये केट साई को साई ही लिखते हैं और डी एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट हटता है तो ये इंटीग्रल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये क्लासिकल फॉर्म में या फिर ये वेव फॉर्म में है, और ये आपका ये वेव मैकेनिक्स था और ये जो है आपका ड्रैग मैकेनिक्स था। तो दोनों ही फॉर्म में आप लिखने सीख गए होंगे। आशा करता हूँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा ऐसे ही लिखें। मोमेंटम का बोला है इसलिए यहाँ पे पी है, अगर एक्स का बोलता तो यहाँ पे एक्स लेते हैं, पी स्क्वायर का एवरेज निकालने या एक्सपेक्टेशन बोलता तो यहाँ पी स्क्वायर लेते हैं। समझ पा रहे हैं, जिसका बोलेगा उसको यहाँ पे बीच में ऑपरेट करवाना है। अब देखिए जहाँ पे आपको साई दिख रहा होगा वहाँ पे हमने साई का वैल्यू अब रख दिया है, और जहाँ साई कंजुगेट दिख रहा होगा वहाँ हमने साई कंजुगेट का वैल्यू रख दिया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो साई कंजुगेट के जगह पे देखिए हमने क्या रखा है, ए ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a²। देखिए प्लस आई एक्स के जगह हमने यहाँ माइनस आई के एक्स कर दिया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया गया है वेव फंक्शन का, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा बन गया है, ठीक है। और देखिए उसके बाद मोमेंटम वेक्टर का जो मोमेंटम ऑपरेटर है पी, उसका वैल्यू कितना होता है माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स। ये आपको याद रखना है, मोमेंटम ऑपरेटर जो है उसका ये वैल्यू है माइनस आई एच का डो बाई डो एक्स। तो देखिए उसको भी हमने लिख दिया। उसके बाद साई को देखिए हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, यहाँ पे साई लिख रहे हैं इसलिए प्लस ही रहेगा, और डी एक्स नीचे में भी उसी तरह। ये देखिए साई कंजुगेट का वैल्यू में एक माइनस आ गया है वेव फंक्शन में, और यहाँ साई का वैल्यू में ये ज्यों का त्यों है और डी एक्स। इसको और देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, जो कॉमन आ रहा था उसको हमने कॉमन ले लिया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस आई एच कट माइनस आई एच कट, ये ए और ये सारा कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर और माइनस आई एच कट उसको हमने कॉमन ले लिया। नीचे में भी ये ए और ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो जो कॉमन आ रहा है उसको हमने क्या किया, बाहर में ले लिया है, माइनस आई एच कट ए स्क्वायर, और बाहर में इसका देखिए ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों का। इसका यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने दिखाया है। यहाँ देखिए बचा क्या, माइनस ये तो टर्म ज्यों का त्यों बचा, और डो बाई डो एक्स। यहाँ पे क्या होगा, आप जब बाहर ये कॉमन ले लिए तो ये डो बाई डो एक्स जो है डिफ्रेंसिएशन ऑपरेट होगा, इस फंक्शन पे ऑपरेट होगा, ठीक है। मतलब डिफ्रेंसिएशन होगा इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन एक्सपोनेंशियल ही देता है, और उसके बाद फिर इस टर्म का करेंगे जो चेन रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही आ गया, और फिर उसका चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a², ये जो टर्म दिख रहा है इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया ब्रैकेट में, माइनस 2x बाई 2a² प्लस आई के एक्स का कितना हो जाएगा, प्लस आई के हो जाएगा, क्योंकि एक्स का 1 हो गया, और डी एक्स का डी एक्स। नीचे में भी आप देख सकते हैं कि सीधा जो है दोनों टर्म ऐड हो गया,
नीचे में देखिए ये टर्म ये एक्सपोनेंशियल दोनों का ऐड होगा, तो देखिए माइनस आई के एक्स प्लस आई के एक्स कट गया, बचा क्या माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, तो ई का पावर कितना हो जाएगा 2 टाइम माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर। तो जब यहाँ 2 टाइम हो जाएगा तो 2 से ये 2 नीचे कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो देखिए आप यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं, यहाँ पे बचा क्या नीचे में ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए ये दोनों अब एक्सपोनेंशियल बाहर अब डिफ्रेंसिएशन खत्म हो चुका है, तो ये देखिए ऐड हो जाएगा प्लस आई के एक्स माइनस आई के एक्स, यहाँ भी कट जाएगा ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों का पावर ऐड होगा, तो पावर ऐड होकर कितना बन जाएगा ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 कट रहा है, जो आपको नीचे स्टेप में दिखाया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया है, अब ये जो ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के उसको अंदर किए हैं, तो यहाँ पे एक्स के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, एक टर्म बन जाएगा, और एक यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाई होकर एक टर्म बन जाएगा, दोनों दो अलग अलग इंटीग्रल आ जाएगा, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहाँ पे एक्स बाई ए स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स बाई ए स्क्वायर और ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स एक इंटीग्रल, प्लस आई के देखिए बाहर हो गया यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई होगा ए का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये एक दूसरा इंटीग्रल हो गया। आप इस इंटीग्रल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे ये, तो ऑड टर्म बना दिया एक्स, इसको ये तो इवन है और ये ऑड है, ऑड और इवन टर्म जब मल्टीप्लाई होता है तो फाइनली ऑड टर्म मिलता है। और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अपन जानते हैं कि माइनस ए से प्लस ए अगर लिमिट है और ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो इस तरह से वो जो इंटीग्रल है वो 0 हो गया। उसके बाद सिर्फ ये सेकेंड टर्म ऊपर में बचा और नीचे में ये फर्स्ट टर्म बचा, ठीक है। तो देखिए उसको क्या कर रहे हैं, माइनस आई एच कट, ये 0 प्लस आई के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स, नीचे में टर्म बच गया। देखिए आप यहाँ से ये जो इंटीग्रल है और नीचे में जो ये इंटीग्रल आपको दिख रहा होगा, दोनों सेम सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि अदर और कोई टर्म बचा नहीं है। तो ये दोनों टर्म क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ क्या है यहाँ पे एच कट के बचा, ठीक है। ये एच कट के कैसे बच रहा है उसको देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आई के है और ये माइनस आई एच कट, तो देखिए एच कट और के मल्टीप्लाई हो गया और आई और माइनस आई मल्टीप्लाई होके क्या बना दिया +1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है और आई 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 स्क्वायर -1, तो -1 और माइनस +1 हो गया और एच कट इंटू के, तो एच कट के यहाँ पे बचा, और ये इंटीग्रल पूरा का पूरा कट गया। तो हमारा फाइनली जो बचा सॉल्व करके पी का एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो कितना आया, वो हमारा एच कट के आया। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा बच्चों, करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन बी एच कट के एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम का सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मॉडर्न फेज का क्वेश्चन है। फॉर वेव्स इन ए सर्टेन मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी इज वी व्हाइल द फेज वेलोसिटी इज वी। ठीक है, आपको थोड़ा बता देते हैं ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी क्या है। जो सिंगल वेव का वेलोसिटी है, जो पार्टिकल का वेलोसिटी है, उसको फेज वेलोसिटी बोलते हैं, और जो बहुत सारे वेव एक साथ वेव पैकेट के रूप में जो चलता है उसका जो वेलोसिटी होता है बच्चों, उसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा। तो आपको बताते चले कि जो ग्रुप वेलोसिटी होता है बच्चों हमेशा लेस देन सी होता है, और जो पार्टिकल वेलोसिटी होता है वेव गाइड के केस में ग्रेटर देन सी भी होता है, और जो दोनों का प्रोडक्ट है बच्चों वो लेस देन सी स्क्वायर होता है। तो इस केस में जो नेसेसरली ट्रू ऑप्शन है वो मेरे विचार से डी होना चाहिए। ठीक है, उसी को देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, 2017 का सवाल था। आपको फार्मूला भी बता देते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आते रहता है। जो फेज वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा बाई के, वीपी जिसको बोलते हैं, और जो ग्रुप वेलोसिटी है बच्चों भेजी वो होता है डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है, के क्या है, वेव नंबर है,
है ना, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसको आप जानते हैं 2πf या 2πn भी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन JNU DU BHU ITGM में लगातार हर साल एक आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 31। Let psi naught x and psi 1 x with the wave functions corresponding to the ground and the first excited states of a one-dimensional harmonic oscillator respectively। बच्चों psi naught x और psi 1 x को क्या बता रहा है? ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन है, ठीक है। कंसीडर द नॉर्मलाइज स्टेट फाई एक्स इक्वल टू अल्फा साई नॉट एक्स प्लस बीटा साई 1 एक्स। ये एक नॉर्मलाइज स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। where alpha and beta are real numbers, the values of alpha and beta for which expectation value of x, the average value of the position is minimum r। तो बच्चों यहाँ पे ये कह रखा है कि ये जो आपको स्टेट दिख रहा है फाई एक्स, जो सुपर पोजिशन या कम्बिनेशन है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन, वो नॉर्मलाइज्ड है। तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा लेंगे। आशा करता हूँ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाने से शायद इसका आंसर हम लोग पा लें या कुछ हिंट मिल जाए। देखते हैं। बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फाई इंटू फाई 1 हो जाएगा, मतलब जो इनर प्रोडक्ट होता है किसी भी स्टेट का, किसी भी फंक्शन का सुपर अगर कोई भी स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट का सुपर पोजिशन है, उसका अगर आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब बरा इंटू फाई को अगर एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रोडक्ट 1 आएगा, अगर वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज है तब। तो अभी बोला था नॉर्मलाइज्ड है, देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे केट के फॉर्म, ब्रा के फॉर्म में लिखा है वेव फंक्शन को, पहले अल्फा साई नॉट, माफ कीजिएगा यहाँ गलत हो गया, ऐसे होगा, प्लस बीटा, ये देखिए साई 1 को भी ब्रा में लिखा है। उसके बाद फाई जो है वो केट वेक्टर है, तो फाई केट वेक्टर उसको अपन कैसे लिखेंगे, अल्फा केट साई नॉट प्लस बीटा केट साई 1। ये दोनों का देखिए हमने इनर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि साई नॉट और साई 1 जो है ऑर्थो नॉर्मल स्टेट है, तो साइन नॉट के साथ जब इनर प्रोडक्ट देगा, देखिए अल्फा 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 स्क्वायर हो गया। एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए अल्फा प्रोडक्ट अब मल्टीप्लाई करना है, इस फर्स्ट टर्म को इन दोनों से एक बार करना है, फिर इस सेकेंड टर्म को इन दोनों से करना है, तो 4 टर्म आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म को कीजिए अल्फा 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 स्क्वायर साइन नॉट बरा इंटू साइन नॉट कैट, इस तरह से मिल के बन जाएगा। फिर उसके बाद अल्फा बीटा हो गया, और ये साइन नॉट ब्रा इंटू साई 1 कैट, तो मिल के ऐसे बन गया, समझ पा रहे होंगे। उसी तरह अब ये सेकेंड टर्म को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बताते चले कि अगर कोई दो स्टेट ऑर्थो नॉर्मल है तो फिर डिफरेंट का जो इनर प्रोडक्ट होगा, जैसे साइन नॉट डिफरेंट वेव फंक्शन है, साइन 1 डिफरेंट है, तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और सेम वाले का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं और इसको ऑर्थोगोनल कंडीशन बोलते हैं। दो वेव फंक्शन का इनर प्रोडक्ट 0 हो तो उसको ऑर्थोगोनल वेव बोलते हैं, और अगर 1 हो तो एक फंक्शन का अगर इनर प्रोडक्ट खुद के साथ अगर 1 हो तो बोलते हैं कि वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट वेव फंक्शन का इनर प्रोडक्ट था वो क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, और जो सेम वाला है वो 1 हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सॉल्व करके जो वैल्यू 0 1 आ रहा है इसको रखिए, तो सिर्फ यहाँ से अल्फा स्क्वायर मिलेगा प्लस यहाँ से बीटा स्क्वायर मिलेगा, बाकी दो टर्म ये और ये 0 हो गया, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। इफ़ अल्फा इक्वल टू बीटा अगर मान ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार, तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो बच्चों इस तरह से अल्फा इक्वल टू चूँकि बीटा है, तो अल्फा का कोई भी एक एक्सेप्टेबल वैल्यू लेंगे, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1/√2, या फिर एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो इस तरह से ये तो नहीं हो सकता है बच्चों, ये भी नहीं हो सकता है, ये ज़्यादा चांस है इसका, और 20-10% इसका भी चांस है, तो थोड़ा सा आप भी इसको देख लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। A particle is confined in a one-dimensional potential box with impenetrable walls at x equal to plus minus a. Its energy eigenvalue is 2 electron volt and corresponds to the eigenfunction of the first excited state. The lowest possible energy of the particle is। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही आसान सवाल है,
बहुत ही अति सरल क्वेश्चन है ये। देखते हैं। देखिए यहाँ पे -a से +a तक ये वाल का एक्सटेंशन है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया इस वाल का, -a से प्लस अगर है तो इसका टोटल पीरियड यानी टोटल लेंथ कितना हो गया, L = 2a। इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया, 2a। आपको बताते चले कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन जनरल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का, वो होता है nth स्टेट का अगर लिखें तो n होता है n² π² h² बाय 2m साइड का स्क्वायर, नॉट a और l, किसका स्क्वायर, साइड लेंथ का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, साइड लेंथ का स्क्वायर। अगर -a से +a है तो साइड लेंथ के जगह पे 2a रखेंगे, -l से +l है तो 2l रखेंगे, -4l से +4l है तो 8l रखेंगे। समझ पा रहे हैं। अगर 0 से a है तब सिर्फ a रखेंगे, 0 से l है तब सिर्फ साइड लेंथ की जगह l रखेंगे। इज इट क्लियर। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, इस पे बेस्ड ड्यू में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे साइड लेंथ होता है, ए और एल नहीं होता है। और वो कैसे लिखेंगे वो देख के, यहाँ पे एक्सटेंशन कितना दूर तक है बॉक्स का, ठीक है। तो अभी का क्वेश्चन में हमारा जो है बच्चों वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, देखिए ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2। इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल का n 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं। हार्मोनिक ऑसिलेटर में n 0 से शुरू होता है, ठीक है। उसमें भी कंडीशन है, हर जगह 0 से नहीं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी मतलब n = 2, तो E2 = कितना दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n² π² h² 2m -a से प्लस है तो साइड लेंथ कितना हो गया, 2a, तो लिखेंगे यहाँ पे 2a का स्क्वायर, ठीक है। 4 हो गया। ये n के जगह पे कितना रखेंगे बच्चों, 2, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो n के जगह 2 रखे तो देखिए 4 हो गया, π² h² बाय ये कितना हो गया, सॉल्व होके देख पा रहे होंगे 8ma² हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो π² h² बाय 8ma² है, इसका वैल्यू अपने को कितना मिल रहा है। इस 4 को उठा के इधर लाइए तो 2/4 कितना हो गया, 1/2 यानी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो π² h² बाय 8ma² का वैल्यू अपने को कितना मिल रहा है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब अपने को इस क्वेश्चन में बोला है क्या निकालने कि व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी। तो भैया लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम एनर्जी किसका होता है, ग्राउंड स्टेट का होता है, यानी कि n = 1 के लिए होता है। तो कुछ नहीं, n = 1 के लिए यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए अपन क्या करेंगे, एनर्जी को निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। द लोएस्ट या ग्राउंड स्टेट एनर्जी दैट मीन्स n = 1, तो E1 निकाल लेंगे। तो n² के जगह 1² π² h² बाय 2m और लेंथ कितना है बॉक्स का, 2a है, तो 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बच्चों कितना आ गया, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए कितना आ रहा है, π² h² बाय 8ma²। और इसका वैल्यू आप इक्वेशन 1 से देख सकते हैं, जो डाटा गिवन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके मदद से हमने निकाल रखा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, एक कॉल आ रहा है, उसको कट नहीं कर सकते हम, सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन होगा बच्चों कितना होगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं ड्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ आसान सा ही है। कंसिडर 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना है, 8, ठीक है। इन ए 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ a एक्सटेंडिंग फ्रॉम x = 0 to x = a। देखिए बॉक्स कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 0 से लेकर a तक। तो इस बार जो साइड लेंथ होगा वो सिर्फ a ही होगा, ठीक है। कितना होगा, a, 2a नहीं, सिर्फ a होगा। व्हाट इज द मिनिमम अलाउड टोटल एनर्जी यूजिंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर द सिस्टम वेयर m = मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आपको बताते चले कि जो 1 डायमेंशनल बॉक्स होता है, 1 डायमेंशनल बॉक्स का एनर्जी कितना होता है बच्चों, n यानी कि nth स्टेट का जो 1 डायमेंशनल बॉक्स का एनर्जी होता है वो होता है n² π² h² बाय 2m साइड का स्क्वायर, ठीक है। अभी का केस में साइड हमारा a है और अपने को निकालना है मिनिमम एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको अरेंज देखिए कैसे करेंगे। आपको बताते चले कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों फर्मियंस होते हैं और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, यानी कि एक स्टेट में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। दैट इज एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन। सेम अप या मतलब सेम स्पिन के यानी कि अप या डाउन के ही दो नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एक अप रहेगा एक डाउन। टेम्परेचर कुछ भी हो, ठीक है, 0 केल्विन पे भी ऐसा हो सकता है कि सब एक ही स्टेट पे नहीं होंगे।
वो इसी तरह अरेंज होंगे। कई बच्चों ने जेम में इस बार आया था एक क्वेश्चन, उसको गलत किया है। तो हमने क्या किया, n=1 ग्राउंड स्टेट पे 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया, n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया, और n=3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया, और n=4 यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया। ठीक है, अब इसका हमको टोटल एनर्जी निकालना है। 1D बॉक्स का एनर्जी का बच्चों ये फॉर्मूला होता है n=n² π² h² 2m, और अभी साइड हमारा बच्चों a है तो a² हो गया। ठीक है, अब इस कन्फिग्रेशन का एनर्जी टोटल निकाल लेंगे, वही निकालने बोला है बच्चों। लोएस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा, E इक्वल टू देखिए सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो n की जगह 1² π² h²/2m² मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक पार्टिकल नहीं, 2 का निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो n² की जगह 2² π² h²/2m², और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह एक बार n के जगह पे 3², यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है। और n=4 जहाँ पे है जो स्टेट, तो n की जगह 4² π² h²/2m², वहाँ पे भी बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए n=1 स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, n=2 में भी, n=3 में भी, n=4 में, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने एनर्जी सब स्टेट का लिखा और उसको जोड़ दिया, और 2 2 से साथ में मल्टीप्लाई भी करते गया, क्योंकि 2 2 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है। तो ये हो जाएगा पूरा 8 इलेक्ट्रॉन का मिनिमम एनर्जी, वही आपको क्वेश्चन में निकालने बोला था। ठीक है, अब इसको देखिए अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लिए, बहुत ही बेसिक है। उसके बाद कॉमन ले लीजिए, π² h²/2m²। आप सिंप्लीफाई जैसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि अक्सर हमेशा इसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये 2 को छोड़ के, तो ये सब में है तो कॉमन ले लीजिए, π² h²/2m²। देखिए हमने भी लिया, बाकी जोड़िए, 2 + 8 + 18 + 32 कितना हो गया बच्चों, 60 हो गया। अब 60 से कटने के बाद देखिए कितना हो गया, यहाँ पे ये 2 से 60 को हम काट रहे हैं क्योंकि आंसर उसी फॉर्म में है, तो ये 30 हो गया ऊपर में π²। बच्चों एच कट का वैल्यू होता है h/2π। अभी हमारा जो आंसर है वो एच के टर्म है, प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में। एच कट कुछ नहीं है, बस एक डिफाइंड क्वांटिटी है, h/2π को हर जगह यूज होता है ये, तो हर बार यूज करने से अच्छा अपन क्वांटम में एच कट लिखते हैं। तो एच कट का वैल्यू होता है h/2π। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी जो आंसर है एच के टर्म में है, तो हमने एच कट को h/2π लिख दिया। तो यहाँ पे क्या था देखिए, एच कट स्क्वायर था ना, तो एच कट स्क्वायर, ये एच कट स्क्वायर मतलब h²/2π², तो ऊपर में h² और नीचे में 2π²। अब यहाँ से ये 30 देखिए, ये π² और ये h², देखिए 30 π² h², और नीचे में बच्चों क्या बचा, ma² बचा और 2π का स्क्वायर, तो 2π² मतलब 4π², और ये ma² मतलब 4ma² π²। देखिए उसको बच्चों और सॉल्व किया हम, फाइनली देखिए π² भी कट जाएगा, और 2 से ये 15 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो देखिए 15 ऊपर में बचा, h² बचा, और नीचे में बचा 2ma², क्योंकि π² कैंसिल हो गया। तो आप आंसर क्या आ रहा है हमारा, मिनिमम एनर्जी ऑफ दिस 8 इलेक्ट्रॉन इज 15h²/2ma²। तो हमारा यही है क्या बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो है सी, 15h², माफ़ कीजिएगा, 15h²/2ma², यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। इन हाइड्रोजन लाइक एटम एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू ए हैवी न्यूक्लियस कंटेनिंग z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स if the framework of Bohr's atomic model m vn rn equal to n h cut n equal to 1 2 3 and so on, where m vn and rn are the electrons mass, speed and radius respectively corresponding to the nth orbit, if n नॉट इक्वल टू इतना देन। बच्चों जो बोर का हाइड्रोजन एटम मॉडल था उसमें हमको पूछ रहा है कि nth स्टेट का वेलोसिटी और रेडियस का कौन सा एक्सप्रेशन है। तो बच्चों ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, वी एन इक्वल टू होता है z e² / n h कट, एंड r n इक्वल टू होता है n² / z ए नॉट, वेर ए नॉट क्या है बच्चों, बोर्स एटॉमिक रेडियस इसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी कि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट का जो रेडियस होता है ऑर्बिट का वो ये इतना होता है ए नॉट, दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों सही ऑप्शन ए है, बहुत ही बेसिक है, 12 से आप इस एक्सप्रेशन को देखते आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको ड्राइव नहीं किया। आप चाहें तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक 12 का उठा के ड्राइव कर सकते हैं, या फिर आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, उसी को देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, बोर रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम,
वी एन एंड आर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन डी में आते रहते हैं, ध्यान से इसको देखिए, हम समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ठीक है, ट्वाइस आ चुका है डी में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका फेवरेट शायद सवाल है ये। द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई1 एंड साई2। भैया देखिए साई1 एंड साई2 नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज्ड है इसका मतलब होता है कि इनका जो आप अपने खुद के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा, यानी कि साई1 ब्रा इंटू साई1 केट जो होगा वो 1 होगा, और इसी तरह से साई2 का जो खुद के साथ इनर प्रोडक्ट होगा, यानी साई2 ब्रा इंटू साई1 केट जो होगा बच्चों, सॉरी साई2 केट, वो कितना होगा, 1 होगा। और अगर बाकी के साथ लेंगे साई1 का साई2 के साथ या फिर साई2 का साई1 के साथ बच्चों, तो वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। correspond to the ground state and the first excited state of particle in a potential, the operator a acts on the wave function as, देखिए एक ऑपरेटर डिफाइन किया गया है जो ए पे जब ऑपरेट करता है, सॉरी साई1 पे ऑपरेट करता है तो साई2 देता है, और जब ऑपरेटर ए साई2 पे एक्ट करता है तो बच्चों क्या देता है, साई1 देता है। ये कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ऑपरेटर ए जब साई1 पे ऑपरेट होगा तो साई2 देगा, और साई2 पे ऑपरेट होगा बच्चों तो साई1 देगा। अब हमसे क्या बोला है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ए फॉर द स्टेट, यहाँ पे देखिए ये लिख दिया है, फॉर द स्टेट साई इज इक्वल टू, यहाँ साई होना चाहिए, गलत है क्वेश्चन, साई इज इक्वल टू 3 साई1 प्लस 4 साई2/5। ये एक वेव फंक्शन दिया है, इसी वेव फंक्शन यानी इसी स्टेट के लिए ए का, ऑपरेटर ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, और वो ऑपरेटर ए इस तरह से डिफाइन है। बस ये 3 कंसेप्ट को यूज करेंगे और निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। क्या क्या गिवन है, ये ए ऑपरेट करेगा साई1 पे साई2 देगा, साई2 पे साई1 देगा, इनर प्रोडक्ट आपको बता दिए 1 होता है, और अदर के साथ कितना होता है बच्चों, अदर के साथ देखिए यहाँ पे भी हमने लिख दिया ये 0 होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अपने को ए का क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। ये वेव फंक्शन साई देखिए दिया हुआ है 3 साई1 प्लस 4 साई2/5। ए का कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ओवर द वेव फंक्शन साई, दैट इज साई ए साई बाय साई इंटू साई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, साई को देखिए हमने सबसे पहले लिखा है ब्रा साई को देखिए सबसे पहले लिखा है 3 हो गया, और साई1 को ब्रा साई1 लिख दिया है, तो ब्रा साई1 बच्चों ऐसे होता है, ये ब्रा का साइन और ये होता है कैट का साइन, ठीक है। प्लस 4 को देखिए हमने रखा है, और साई2 को भी ब्रा साई2 लिख दिया, और नीचे में देखिए डिवाइडेड बाई 5 है। फिर ऑपरेटर ए, उसके बाद 3 कैट साई1 प्लस 4 कैट साई2 डिवाइडेड बाई 5। इस टर्म को ऊपर वाला लिख दिया। अब नीचे वाला टर्म को देखिए फिर उसी तरह लिख रहे हैं, ब्रा साई और कैट साई। देखिए हमने ब्रा साई और कैट साई लिख दिया यहाँ पे, जो दिया था वेव फंक्शन उसके अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 जो है दोनों के नीचे, इसके भी नीचे इसके भी नीचे, उसी तरह यहाँ भी 5 दोनों के नीचे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3/5 ये ब्रा साई1 प्लस 4/5 ब्रा साई2। अब देखिए ए ऑपरेट कर रहा है, देखिए ए यहाँ पे ऑपरेट करेगा आप, ठीक है, इसको ऑपरेट करवा रहे हैं, तो 3 और ये बाई 5, 3/5 हो गया, कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब बच्चों ए किस पे ऑपरेट करेगा, यहाँ पे पहले साई1 पे, साई1 पे करेगा तो बच्चों क्या देगा, केट साई2 देगा। उसके बाद देखिए 4/5 कांस्टेंट हो बाहर मतलब उसको कॉमन ले लिया। उसके बाद ऑपरेटर ए ऑपरेट करेगा बच्चों केट साई2 पे, और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जो क्वेश्चन में अभी दिया था, ये जब साई2 पे ऑपरेट करेगा बच्चों तो क्या देगा, साई1 देगा। समझ पा रहे होंगे, बस इतना ही समझना था। अब क्या करेंगे, इसको इस टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 टर्म आ जाएगा, और जो सेम टर्म होगा साई1 उसका 1 हो जाएगा, और साई2 1, बाकी साई1 0 हो जाएगा। उसको बस लिख लेंगे तो अपना सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, नीचे में भी देखिए हमने कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे में तो कुछ ऑपरेटर था नहीं, नीचे में देखिए मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 9/25 चारों, मतलब इस टर्म को, ये जो टर्म दिख रहा होगा उसको दोनों से मल्टीप्लाई किया हूँ, थोड़ा कम दिख रहा होगा, और इसको भी दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई किया हूँ, 4 टर्म आ गया है। पहला टर्म है 9/25 साई1 प्लस 12/25 साई1 साई2, 12/25 साई1 साई2 और 16/25 साई1 साई2, ठीक है।
अब ऊपर में देख पा रहे होंगे, ऊपर में भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए साई साई टू वाला टर्म जीरो हो जाता है, ठीक है, ऑर्थोगोनलाइजेशन कंडीशन है ये, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। और साई वन वाला वन हो जाएगा और साई टू वाला वन हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा सिर्फ साई वन वाला वन वाला टर्म, और ये यहाँ पे बचेगा, ये दो टर्म जीरो हो जाएगा। ऊपर में भी आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। तो अब आप सीख लीजिए, इसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग अपन क्या करेंगे, सीधा सिर्फ सेम टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, अदर को नहीं, जब ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन दे दिया होगा तब, ठीक है। बार बार ऑर्थोगोनलाइज बोल देगा या ऑर्थो नॉर्मलाइज, तब हम लोग क्या कर लेंगे, सिर्फ साई को साई के साथ कर लेंगे और साई को साई के साथ कर लेंगे। हर किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि चार टर्म ला के कैलकुलेशन बड़ा करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अदर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साई को सिर्फ साई के साथ, यहाँ पे साई है, देखिए गलती से यहाँ मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेट किया है ना, तो यहाँ देखिए साई आया है। तो इस साई को इस साई के साथ कीजिए, तो कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होगा, 4/5 3/5 कितना हो गया बच्चों, 12/25 हो गया। और ये साई ब्रा इंटू साई केट मिल के हो गया साई ब्रा साई केट साई। उसी तरह साई टू के साथ कीजिए, तो देखिए 12/25 और साई टू का प्रोडक्ट मिल गया। नीचे में देखिए दो टर्म जीरो हो चुका है, सिर्फ दो टर्म बचा है। दो टर्म क्या बचा है आपको यहाँ पे आसानी से दिख रहा होगा, तो 9/25 प्लस 16/25। तो बस ये दो टर्म को आप ऐड कर लेंगे, और ऊपर में भी देखिए ये वन हो जाएगा, और ये भी साई टू वन हो जाएगा, क्योंकि वेव फंक्शन क्या है, साई टू नॉर्मलाइज्ड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में बचा सिर्फ 12/25 तो 12/25 प्लस 12/25 कितना हो गया, 24/25। और नीचे में 9/25 प्लस 16/25, तो ये तो वन हो गया, कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 12/25 बचा, ये तो 25/25 वन हो गया। तो 12/25 को बच्चों जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 0.96 आएगा। ये कितना आ गया, 0.96, यानी कि ऑपरेटर एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू ओवर द स्टेट साई कितना आ रहा है आंसर, 0.96। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, डी ऑप्शन सही है।